हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आप लोगों को डिफ्यूजन पढ़ाने वाला हूँ। डिफ्यूजन इन गैसेस, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स एंड डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये आपका मैटर पार्ट 4 है, ठीक है, वीडियो का। तो यहाँ पे आप लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आपका टॉपिक डिफ्यूजन इन गैसेस, ठीक है, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स एंड डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफ्यूजन इन गैसेस का। आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि डिफ्यूजन जस्ट क्या होता है कि एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में मिलना, ठीक है, और वो तब तक मिलता है जब तक कि क्या होगा, वो आपका आइडियली मिक्सअप सॉरी, वो तब तक आपका। पहले हम लोग देखते हैं डिफ्यूजन इन गैसेस। डिफ्यूजन इन गैसेस में देखिए तो पहला आपका एग्जांपल है द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड रीचेज अस इवन फ्रॉम ए कंसिडरेबल डिस्टेंस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। देखिए द स्मेल ऑफ फूड, स्मेल ऑफ फूड, जैसे स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड रीचेज अस इवन फ्रॉम ए कंसिडरेबल डिस्टेंस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी फूड बनता हो, ठीक है, डिलीशियस फूड बना, मतलब स्वादिष्ट भोजन अगर जहाँ कहीं भी बन रहा है, या तो अपने घर में बन रहा है या तो किसी के घर में बन रहा है, ठीक है, या अगल बगल जहाँ भी है बन रहा है, तो वहाँ से भी हम लोग के पास क्या आता है, उसका स्मेल आ जाता है। ठीक है, तो वो स्मेल आने का रीज़न क्या है कि ड्यू टू डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है, और जब सबसे ज़्यादा होगा तो वहाँ से जो भी हम लोग के पास स्मेल होगा फूड का, वो क्या होगा, ड्यू टू डिफ्यूजन क्या होगा, हम लोग एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पे भी हम लोग स्मेल ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंड आपका हो जाएगा, देखिए ये तो फर्स्ट हो गया आपका कि फूड का जो स्मेल होगा, ठीक है, वो आप कंसिडरेबल डिस्टेंस से भी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ले सकते हैं। सेकंड आपके पास हो जाएगा द फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक। देखिए इंसेंस स्टिक का मतलब क्या होता है आपका, अगरबत्ती। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अगरबत्ती। ठीक है, अगरबत्ती आप लोग जलाते हैं, पूजा करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है, खुशबू। ठीक है, द फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, स्प्रेड्स ऑल राउंड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इट्स स्मोक इनटू द एयर। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका फ्रेग्रेंस जो होगा, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती का जो आपका खुशबू होगा, ठीक है, वो या महक जो भी है, वो स्प्रेड करता है ऑल अराउंड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इट्स स्मोक, ड्यू टू द डिफ्यूजन, मेन इसका रीजन क्या है, डिफ्यूजन ऑफ इट्स स्मोक, जो अगरबत्ती का धुआं होगा, इनटू द एयर, मतलब अगरबत्ती का जो भी स्मोक है वो उसका डिफ्यूजन क्या चीज़ में होता है, एयर होता है, और एयर के थ्रू क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसका फ्रेग्रेंस हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग के पास क्या हो जाएगा, द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर्स इनटू एयर। देखिए स्मेल, परफ्यूम का भी स्मेल, देखिए परफ्यूम अगर घर में कोई लगाता होगा, ठीक है, तो वो पूरा घर क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है परफ्यूम से, लगता है बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम जो होगा वो भी स्प्रेड होता है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम होता है, और जो ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर्स। परफ्यूम वेपर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी कोई परफ्यूम होगा, देखिएगा उसमें परफ्यूम वेपर्स होता है, और वही परफ्यूम वेपर्स को अगर आप किसी शर्ट पे या अपने बॉडी पे यूज कर रहे हैं तो वो एयर में डिफ्यूज होकर के, और फिर क्या होता है, वो आपका चारों डायरेक्शंस में क्या हो जाएगा, आपका फैल जाएगा। ठीक है, आप घर के किसी भी कॉर्नर में अगर आप परफ्यूम मारते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर्स इन एयर, वो क्या होगा, आपका पूरे घर आपका क्या होगा, वो पूरा सेंटेड हो जाएगा, या परफ्यूम बहुत अच्छा, मतलब वो पूरा स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है द लीकेज ऑफ एलपीजी इन आवर होम्स। ठीक है, द लीकेज ऑफ एलपीजी इन आवर होम्स इज डिटेक्टेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ गैस इन एयर। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लीकेज ऑफ एलपीजी, अगर एलपीजी का लीकेज जैसे अगर हो रहा है और वो अगर हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो बहुत बड़ा, ये बहुत डेंजर रहेगा। ठीक है, वो बहुत नुकसान दे सकता है। तो लीकेज ऑफ एलपीजी जो होता है वो आपका होम में, उसको भी डिटेक्ट करते हैं हम लोग टू द डिफ्यूजन ऑफ गैस इन एयर, मतलब उस एलपीजी में जो भी गैस होता है, ठीक है, एलपीजी में जो भी गैस होता है तो उस गैस का क्या होता है, एयर में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन के कारण क्या होता है कि हम लोग को वो आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली देखिए एलपीजी क्या होता है, एलपीजी आप लोग को पता होगा, देखिए एलपीजी जो कि घर में यूज होता है, ये क्या होता है, लिक्विफाइड, बताइए आजकल नॉर्मली। ठीक है, तो एलपीजी का मतलब क्या हो जाएगा, आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और एक और आपका आता है सीएनजी आता है, सीएनजी। सीएनजी का मतलब क्या होता है आपका, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
ठीक है। अब देखिए ये जो लीकेज आपका होता है, लीकेज ऑफ एलपीजी, ठीक है, लीकेज ऑफ एलपीजी इन आवर होम्स इज डिटेक्टेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ गैस इन एयर। मतलब एलपीजी में जो भी गैस होगा उस गैस का क्या होता है, एयर में डिफ्यूजन होता है, ठीक है। और डिफ्यूजन होने के कारण क्या होता है, हम लोग जो भी लीकेज होगा एलपीजी में हम लोग आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारा उपाय हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए एलपीजी बेसिकली क्या होता है, इसमें जो गैसेस होता है, ठीक है, इसमें जो गैसेस होता है वो क्या होता है आपका ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। इसमें जो गैस होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका ऑर्डरलेस, ODOURLESS। ऑर्डरलेस कहने का मतलब क्या होगा, गंधहीन। गंधहीन मतलब क्या होगा, इसमें जो भी गैसेस होता है वो गैस का कोई गंध नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे लीकेज को ऑब्टेन करेंगे, लीकेज हम लोग कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए क्या क्या आता है, इसमें एक एक्स्ट्रा, ठीक है, एक इथाइल मरकैप्टेन डाला जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख देते हैं, लिख लीजिएगा, एलपीजी द गैसेस, ऐसे लिख देते हैं, द गैसेस इन एलपीजी, द गैसेस इन एलपीजी आर ऑर्डरलेस, but for detecting the leakage, we just, yeah, detecting the leakage, ethyl mercaptan, देखिए इथाइल मरकैप्टेन, और इथाइल मरकैप्टेन का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देते हैं हम, क्या हो जाएगा, C2H6S, ठीक है, C2H6S इज यूज्ड। देखिए इसी का नाम है इथाइल मरकैप्टेन, C2H6S। मतलब इसमें आप कार्बन, C4 क्या हो जाएगा आपका कार्बन, H4 क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, और S4 क्या हो जाएगा आपका सल्फर, S4 क्या हो जाएगा आपका सल्फर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए लीकेज पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस एलपीजी में क्या होता है कि आपका इथाइल मरकैप्टेन को डाला जाता है, और ये इथाइल मरकैप्टेन क्या होता है आपका ऑर्डर इसमें होता है, ठीक है। तो ऑर्डर होता है, तो जहाँ कहीं भी अब एलपीजी में लीकेज होगा तो हम लोग क्या करते हैं, ड्यू टू इथाइल मरकैप्टेन हम लोग क्या करते हैं कि जो लीकेज होता है, लीकेज को भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू स्मेलिंग होगा तो वहाँ पे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि अरे एलपीजी में जो भी हम लोग के घर में यूज हो रहा है, ठीक है, जो भी एलपीजी गैस यूज हो रहा है तो उसमें लीकेज हम लोग आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं और प्रिवेंट करते हैं हम लोग, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एलपीजी में जो भी गैसेस होता है सब क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है। बट हम लोग बस नॉर्मली क्या करते हैं कि लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इथाइल मरकैप्टेन को ऐड करते हैं, और इथाइल मरकैप्टेन क्या होता है, इसमें ऑर्डर होता है, और ऑर्डर जब होगा तो आसानी से लीकेज का डिटेक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपका डिफ्यूजन इन गैसेस रहा। अब हम लोग आते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड्स में। फर्स्ट एग्जाम्पल, द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू वाटर ऑन इट्स ऑन इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल्स इनटू वाटर। देखिए अगर आप एक कंटेनर में या बीकर में अगर आप वाटर को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट को अगर ये पुट करेंगे, ठीक है, अगर उसमें पोटेशियम परमैंगनेट अगर डालते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स क्या होगा, वाटर के साथ क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा, और जो पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल्स का जो कलर है, ठीक है, जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है आपका, ठीक है, जो पर्पल कलर है, तो वो पर्पल कलर क्या होगा उस वाटर में पूरा क्या होगा आपका स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तब तक स्प्रेड होगा जब तक क्या होगा वो आपका पूरा का पूरा वाटर क्या होगा वो पर्पल कलर शो नहीं करता है, ठीक है।
हम पहले ही बताए थे कि डिफ्यूजन एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में तब तक होता है जब तक कि क्या होगा, वो एक सब्सटेंस अपना पूरा कलर क्या होगा उस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्सअप होकर वो पूरा कंप्लीटली वो कलर होने जाता है। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट आपका तब तक आपका वो उसका डिफ्यूजन होगा उस वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल्स का, जब तक कि पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल्स का जो कलर है उस वाटर को कंप्लीटली पर्पल ना कर दे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कभी किसी वाटर में अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट को रखते हैं तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है, ठीक है, तो उसी कलर का आपका पूरा वाटर हो जाता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा पोटेशियम परमैंगनेट, नहीं होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए POTASSIUM पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट आपका क्या होता है KMnO4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका KMnO4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, K4 क्या हो जाएगा आपका, देखिए K4 आपका होता है पोटेशियम, K4 आपका हो जाएगा पोटेशियम। देखिए पोटेशियम जो है वो आपका, अब पोटेशियम P से स्टार्ट होता है तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं P से यूज करना चालू करते हैं, बट ये आपका क्या है K4 क्या होता है आपका कैलियम होता है। ठीक है, के जो है वो आपका कैलियम है, एक लैटिन वर्ड है तो उसी से आया है। ठीक है, आप उसको P मत बोलेगा। Mn4 क्या होता है आपका मैग्नीज, MAN मैग्नीज, मैग्नीज है तो ओके, मैग्नीज है MAGANESE मैग्नीज। और O4 क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये रहा आपका पोटेशियम परमैंगनेट रहा। फिर देखिए दूसरा आपके पास एग्जांपल क्या है, द स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, द स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू वाटर ऑन इट्स ऑन इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स इन वाटर। कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स को अगर आप वाटर में रखते हैं तो जो कॉपर सल्फेट का जो पार्टिकल्स का कलर होगा, ठीक है, वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं कॉपर सल्फेट को। ठीक है, ब्लू विट्रॉल बोला जाता है कॉपर सल्फेट को। तो ये इसको अगर आप वाटर में रखेंगे तो ये आपका डिफ्यूज होगा और तब तक डिफ्यूज होगा जब तक कि वाटर कंप्लीटली क्या देगा आपका ब्लू नहीं हो जाता है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के बारे में भी आप लिख लीजिए यहाँ पे। देखिए कॉपर सल्फेट आप लोगों को इसका फॉर्मूला पता होगा, कॉपर सल्फेट लिख लीजिएगा ये सब। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या होता है आपका CuSO4, यही आपका कॉपर सल्फेट होता है, जहाँ पे Cu का मतलब क्या हो जाएगा कॉपर। कॉपर एक्चुअली क्या है, ये यहाँ ये भी आपका लैटिन वर्ड से आया है, क्यूप्रम से आया है। ठीक है, S का मतलब क्या हो जाएगा आपका सल्फर और O का मतलब क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ये सब आप लोग लिखते चले जाइएगा। तो ये कॉपर सल्फेट हो गया। और कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, जैसे देखिए अगर आपके पास ऐसा भी कभी आ सकता है CuSO4 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। देखिए ये क्रिस्टल फॉर्म में है। ठीक है, तो CuSO4 5H2O। ठीक है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लू विट्रॉल बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल इसको बोला जाएगा। ठीक है, CuSO4 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड, या इसको बोला जाएगा आपको हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसको बोला जाता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए, और ये जो आपका देखिए इसमें आपका वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं लगा हुआ है तो इसको हम लोग एनहाइड्रस भी बोलते हैं। इसको हम लोग एनहाइड्रस, दिख रहा होगा आपको एनहाइड्रस, वैसे हम पढ़ देते हैं ANHYDROUS, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। इसको ये भी बोला जा सकता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस का मतलब क्या होगा, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा आपका प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर जब बात करते हैं आप
ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा। और यही ये फिक्स होता है, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अगर ऐसा कुछ है तो इसको आप बोल सकते हैं क्या, ब्लू विट्रॉल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, जब भी अगर कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स को अगर आप वाटर में रखते हैं तो क्या होगा कि डिफ्यूजन होगा कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स का, किस में, वाटर के पार्टिकल्स के साथ। और तब तक डिफ्यूज होगा जब तक कि पूरा का पूरा वाटर क्या होगा, आपका ब्लू कलर नहीं दे देता है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल रहा जो डिफ्यूजन इन लिक्विड्स का एग्जाम्पल हुआ, जहाँ पे कॉपर सल्फेट क्या होगा आपका कंप्लीटली क्या होगा, डिफ्यूज होकर के, और ये वाटर को क्या करेगा, आपका कलरफुल, मतलब ये आपका ब्लू कलर देगा, ठीक है। चलिए थर्ड हम लोग के पास है, द स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर ऑन इट्स ऑन इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इंक पार्टिकल्स इनटू वाटर। देखिए ये तो प्रयोग आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। इंक अगर आपके पास होगा तो इंक को क्या करेगा, वाटर में रखिएगा। तो वाटर में रखने के बाद देखिएगा आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि इंक का जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स क्या होगा, वाटर के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज करेगा। और डिफ्यूज करने के बाद क्या होगा, वो वाटर का पूरा कलर क्या होगा आपका, जैसा इंक का कलर रहेगा वैसा ही हो जाएगा। जैसे अगर ब्लू कलर होगा तो वो वाटर कलर ही ब्लू हो जाएगा, अगर रेड रहेगा तो रेड हो जाएगा, अगर आपका ब्लैक रहेगा तो पूरा ब्लैक वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो खुद भी कर सकते हैं घर पे। चलिए नेक्स्ट क्या है, द कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है आपका CO2, एंड ऑक्सीजन इसका क्या होगा O2, प्रेजेंट इन एयर डिफ्यूज इनटू वाटर। देखिए एयर में हम लोग के पास CO2 भी होता है, O2 भी होता है, ठीक है, और भी गैसेस हैं, ठीक है, और भी गैसेस, नाइट्रोजन भी हुआ, ठीक है, सब ज़्यादा नाइट्रोजन ही होता है। तो ये जो हम लोग के पास क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 प्रेजेंट इन एयर, ये दोनों एयर में प्रेजेंट होता है, तो ये डिफ्यूज करेगा वाटर के साथ, और डिफ्यूज करने के साथ साथ क्या होगा, वो डिजॉल्व भी करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि CO2 एंड O2 क्या है आपका सॉल्युबल गैसेस है। सॉल्युबल गैसेस का मतलब क्या होगा, ये आसानी से वाटर में क्या होगा आपका डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं CO2 एंड O2 आर वाटर सॉल्युबल गैसेस, वाटर सॉल्युबल गैसेस, वाटर सॉल्युबल गैसेस, ठीक है। मतलब कि CO2 और O2 क्या आपका वाटर सॉल्युबल है, मतलब कि वाटर में इसको अगर आप रखेंगे इन दोनों गैसेस को तो ये सब क्या होगा आपका आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और यही देखिए ये जब CO2 अगर आपका वाटर में डिजॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब द एक्वेटिक प्लांट्स, जो भी प्लांट्स जो जल में है या वाटर में है, इसका यूज करेंगे क्या चीज़ में, है ना, द एक्वेटिक प्लांट्स यूज दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर फॉर ब्रीथिंग। और जब भी अगर CO2 डिजॉल्व होगा वाटर में तो वहाँ से क्या करेगा कि जो भी एक्वेटिक प्लांट्स होगा वो सब क्या करेगा आपका, वो ब्रीथिंग में यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये सब रहा आपका क्या चीज़ रहा, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफ्यूजन। चलिए देखिए लास्ट आपका डिफ्यूजन इन सॉलिड्स है। देखिए डिफ्यूजन इन सॉलिड्स तो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड्स में क्या होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है, वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। वो गैसेस और लिक्विड्स की तरह नहीं है, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे इफ़ वी राइट समथिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, देखिए ब्लैक बोर्ड हो चाहे वाइट बोर्ड हो, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे आप चॉक से लिख सकते हैं, वाइट बोर्ड पे आप मार्कर से लिख सकते हैं, जैसे अभी हम मार्कर से लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग या तो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे चॉक से और वाइट बोर्ड पे हम लोग मार्कर से अगर लिखते हैं और उसको क्या करते हैं, लीव इट अनक्लीन फॉर 10 to 15 डेज, और 10 से 15 दिन हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे बिना क्लीन किए हुए। तो आप लोग ऐसा जब किए होंगे या मतलब वैकेशन वगैरह में जब होता है, ठीक है, जब स्कूल में छुट्टियां दी जाती है तो उस समय क्या होता है कि जो भी ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे लिखा रहता है, ठीक है, और उसके बाद जब स्कूल खुलने के बाद जो आप लोग आते होंगे तो देखते हैं कि उसको मिटा पाना जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसका यही रीज़न है कि कुछ ना कुछ पार्टिकल्स क्या होता है चॉक का या मतलब मार्कर का, ठीक है, तो क्या होता है डिफ्यूज हो जाता है ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड के सरफेस पे, और जब वो डिफ्यूज हो जाएगा तो उसको मिटा पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब भी कभी अगर हम लोग डिफ्यूजन इन सॉलिड्स का एग्जांपल लेंगे तो ये एग्जांपल भी आपका हो सकता है, ठीक है, कि ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे आप जो भी चॉक या मार्कर से लिखते हैं तो उसका जो पार्टिकल्स होता है वो पार्टिकल्स क्या होता है कि मतलब जैसे लिखते हैं और लिखने के बाद उसको आप 10 से 15 दिन अगर नहीं इरेज कर रहे हैं, नहीं इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो पार्टिकल्स होगा वो पार्टिकल्स क्या होता है कि ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड के सरफेस पे क्या होगा डिफ्यूज हो जाएगा, और जब डिफ्यूज हो जाएगा तो उसको
फिर बाद में क्लीन करना जो होता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है किसका, चॉक या मार्कर के पार्टिकल्स का बोर्ड के सरफेस पे क्या होता है आपका डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी, ये देखिए कितना, इसको डिफ्यूज होने के लिए 10 से 15 दिन कम से कम लग जाएगा। ठीक है, वही देखिए अगर हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए राम लिख दिए, ठीक है, तो इसको आसानी से भी मिटाया जा सकता है। देखिए ये अभी तुरंत मिट गया, लेकिन यही चीज़ अगर हम 10 से 15 दिन के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है इफ़ टू मेटल ब्लॉक्स, ठीक है, इफ़ टू मेटल ब्लॉक्स, दो मेटल के ब्लॉक को क्या करेंगे हम लोग, बाउंड टुगेदर टाइटली, दो मेटल के ब्लॉक को हम लोग क्या करेंगे, बाउंड करेंगे, बांध देंगे साथ में, ठीक है, टाइटली बांध देंगे, ठीक है, बहुत ज़ोर से, एंड केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर ए फ्यू ईयर्स, और दोनों मेटल को बांध करके, जैसे मान चलिए ये मेटल है, ये मेटल है, इन दोनों मेटल को हम लोग क्या किए, टाइटली ऐसे बांध दिए, और बांधने के बाद क्या करेंगे, इसको कुछ साल तक छोड़ देंगे, कुछ ईयर्स तक छोड़ देंगे, है ना, अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू ईयर्स, देन द पार्टिकल्स ऑफ वन मेटल, तब उसके बाद क्या होगा कि एक मेटल का जो पार्टिकल्स होगा दूसरे मेटल, है ना, पार्टिकल्स ऑफ वन मेटल आर फाउंड टू हैव डिफ्यूज इनटू द अदर मेटल्स, एक मेटल का जो पार्टिकल्स होगा, ठीक है, वो दूसरे मेटल के पार्टिकल्स पे क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा, और डिफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो वो 1 या 2 दिन या 10-5 मिनट में नहीं बना, वो फ्यू ईयर्स हुआ, ठीक है, 1 साल 2 साल, मतलब कितना लंबा प्रोसेस हो गया। तो डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड्स में काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, और बहुत रेयर है। मतलब यही सब कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे डिफ्यूजन हो सकता है। अब देखिए इस तरह के डिफ्यूजन के लिए आपको कुछ ईयर्स में जाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे तो नहीं कि 2 मेटल को बांध के रखिएगा और वो मेटल क्या होगा आपका जल्दी हटेगा नहीं, उसके लिए आपको कुछ ईयर्स वेट करना पड़ेगा, कुछ ईयर्स आपको उन दोनों मेटल को कुछ नहीं करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा कि एक मेटल का पार्टिकल क्या होगा दूसरे मेटल के पार्टिकल पे क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा, और वो जल्दी आपका वो सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या आपके पास, द डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज़ वेरी वेरी स्लो। देखिए डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड्स में बहुत स्लो होता है, पहले हम बताए थे, बिकॉज द पार्टिकल्स इन द सॉलिड डोंट मूव फ्रॉम देयर फिक्स पोजिशन। पहले बताए थे, आप लोग को याद होगा कि जो सॉलिड में जो होता है इंटर पार्टिकल एक ऑर्डर्ड वे में होता है। ऑर्डर्ड वे में मतलब होता है ये क्लोज पैकिंग होता है। क्लोज पैकिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम होता है, और पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम होगा तो फ्रीली क्या होगा आपका मूव नहीं कर सकता है, और जब फ्रीली मूव नहीं करेगा, ठीक है, जब फ्रीली मूव नहीं करेगा तो वहाँ पे क्या होता है डिफ्यूजन क्या होगा आपका काफ़ी कम होगा। ठीक है, सो द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन। जो अब बताइए जब उसको स्पेस है नहीं, तो स्पेस जब नहीं है तो क्या करेगा, अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे देखिए मीन पोजीशन के अबाउट मूव करने का मतलब देखिए, जैसे अगर आपके पास ये सॉलिड्स है, ठीक है, अब देखिए यहाँ जो आपके पास जो पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस तो काफ़ी कम है, तो काफ़ी डिस्टेंस कम है, तो या ये क्या हो सकता है अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, मतलब इधर की ओर हल्का मूव करेगा, इधर की ओर हल्का मूव करेगा। ठीक है, वो पूरा आपका फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, वो क्या होगा अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, जैसे ये मीन पोजीशन है तो इसी के अबाउट क्या होगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर कभी इधर। ठीक है, ये आपका जैसे मीन पोजीशन है ना, तो इस मीन पोजीशन के अबाउट ही क्या करेगा आपका वाइब्रेट करेगा, कभी इधर गया तो कभी इधर गया, वो फ्रीली आपका मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उतना स्पेस है ही नहीं। तो यहाँ जो भी देखिए देख सकते हैं जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम है, तो बहुत हुआ तो अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेगा, यही रहा इसका मीन पोजीशन, और इसी के अबाउट क्या करेगा आपका वाइब्रेट करेगा। ठीक है, इसी कारण क्या होता है कि फ्रीली जब मूव नहीं करेगा तो वहाँ पे डिफ्यूजन जो होता है काफ़ी क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा डिफ्यूजन इन गैसेस, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स एंड डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ, तब तक के